हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि 5G सेवा के साथ देश में नए युग का शुभारंभ। अभी तक भारत में 4G सेवाएं ही उपलब्ध थीं, लेकिन 1 अक्टूबर से भारत में 5G सेवाओं को भी लॉन्च कर दिया गया है और सबसे पहले इसे लॉन्च किया है भारती एयरटेल ने। दूसरे नंबर पर रिलायंस इसे जल्द ही शुरू करेगा और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया, अभी उन्होंने कोई भी इसकी डेट सुनिश्चित नहीं करी है, लेकिन रिलायंस जियो ने दीपावली से पहले इसे लॉन्च करने के लिए बोला है। तो शनिवार को नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में इस सेवा का आरंभ किया, जो अभी देश के कुछ चुनिंदा शहरों में उपलब्ध होगा। अगले 2 वर्षों में 5G सेवा का विस्तार पूरे देश में किए जाने की योजना है। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने फिलहाल यह सेवा आरंभ की है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी समेत 8 शहरों में उपलब्ध होगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो दीपावली तक 4 मेट्रो शहरों में 5G सेवा शुरू करेगा। वोडाफोन और आइडिया 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ लोग 5G सेवा के रूप में बेहतर और सुंदर उपहार उन्हें मिला है और जल्द ही इसे सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 2G सेवा, 3G सेवा, 4G सेवा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। उसके लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी बाहर से आते थे, लेकिन 5G सेवाओं में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। इस मामले में देश ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने नए युग की शुरुआत में कहा कि 5G सेवा की बड़ी संख्या में अवसर भी पैदा होंगे और 5G सेवा के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर हार्डवेयर हैं, ये सब भारत में ही बनाए गए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत भी मानी जा रही है भारत के लिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता देश में हैं। वर्ष 2014 से यह संख्या 14 में 6 करोड़ थी। 1.7 लाख ग्राम पंचायतों को बीते 8 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। हालांकि ये प्रयास बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। उसके बाद आते हैं 200 से अधिक हो चुकी है देश में मोबाइल फ़ोन बनाने वालों की संख्या। इधर दिया हुआ है कुछ पॉइंट कि प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, उसको पॉइंट के तौर पर यहाँ समझाया गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा भारत। यह भारत का दशक नहीं, यह भारत की शताब्दी है। उद्योग जगत, स्कूलों, कॉलेजों में 5G सेवा के बारे में बताया जाएगा। 2G की नीयत और 5G की नीयत में फ़र्क है। तकनीक के आधार पर इनोवेशन करेंगे युवा, यानी कि उन्हें नए अवसर भी प्रदान होंगे। 5G सेवा के लाभ क्या क्या रहेंगे? 5G सेवा में लाभ रहेगा तेज स्पीड के साथ आपस में जुड़ी करोड़ों मोबाइल डिवाइसों में डाटा अतिशीघ्र ट्रांसफर होगा। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में बड़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में 6ठी बार इंदौर पहले स्थान पर आया है। पहले इसमें 3 कैटेगरी होती थी, 1 लाख से कम, 1 लाख से 3 लाख तक और 3 लाख से 5 लाख तक इन आबादियों को लिया जाता था। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। इस बार 2 वर्गों को ही रखा गया है, 1 लाख से कम और 1 लाख से ज़्यादा। तो ये एक बदलाव रखा गया है। इंदौर को लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की सूची में इसने पहला स्थान पाया है। गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर तीसरी बार लगातार रहा, यानी उसने हैट्रिक बनाई है। और नवी मुंबई एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष ये चौथे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा का कोई भी शहर अंडर 10 में भी नहीं आ पाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का NDMC क्षेत्र पिछले वर्ष के 5 स्थान से खिसक कर 9वें स्थान पर पहुंच गया। नोएडा 11वें पायदान पर चला गया, जो पिछले वर्ष 9वें स्थान पर था। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची शनिवार को जारी की गई है, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश में को पहला, क्योंकि इंदौर वहीं पर है, गुजरात यानी कि सूरत दूसरा और नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में हरिद्वार, यानी कि जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं, उसमें पहले स्थान पर हरिद्वार,
दूसरे स्थान पर ऋषिकेश और तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर हरिद्वार, दूसरे स्थान पर वाराणसी और तीसरे स्थान पर ऋषिकेश को स्थान दिया गया है। कुल 4,354 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 92 कंटोनमेंट बोर्ड के साथ गंगा किनारे बसे 91 शहरों को शामिल किया गया था। 1 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष 5 स्वच्छ शहरों में 4 तो अकेले महाराष्ट्र के ही हैं। इस बार के सर्वेक्षण में भी पश्चिम बंगाल के 126 निकायों ने हिस्सा नहीं लिया और इस वर्ष स्वच्छ भारत यानी स्वच्छ शहर का जो थीम थी वो थी आज़ादी एट 75। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आज़ादी एट 75। और ये हैं वो 10 शहर जो क्रम से हैं। पहले पर इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई, चौथे पे विशाखापट्टनम, 5वें पे विजयवाड़ा, 6ठे पे भोपाल, 7वें पे तिरुपति, 8वें पे मैसूर, 9वें पे नई दिल्ली और 10वें पे अंबिकापुर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में रह गए सिर्फ 2 नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। हालांकि पूरी संभावना इसमें यह जताई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि शशि थरूर कभी कभी पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और इनके लिए यानी कि गुटबाजी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके प्रस्तावक भी अशोक गहलोत बने और दिग्विजय सिंह जो अध्यक्ष पद की रेस में थे, तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। और ये 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बापू का आदमकद अवतार। दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का संयुक्त राष्ट्र में पहली बार आदमकद अवतार देखने को मिला। मौका था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का, जिसमें बापू का विशेष आदमकद होलोग्राम पेश किया गया। वैश्विक संस्था में शिक्षा पर उनका संदेश साझा किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और यूनेस्को महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान द्वारा शुक्रवार को ही संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित चर्चा के दौरान महात्मा गांधी का विशेष आदमकद होलोग्राम पेश किया गया। होलोग्राम एक 3D लेजर इमेज होती है जिसमें स्याह पृष्ठभूमि से लेकर किरणों के जरिए जैसी चाहे वैसी तस्वीर पेश की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का उद्देश्य शिक्षा एवं जन जागरूकता के जरिए अहिंसा के संदेश को फैलाना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकरण, अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीवेज प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर 308.09 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें वाराणसी में 80 ड्रेन पर 55 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शामिल है। अन्य परियोजनाओं में वृंदावन शहर में 77.70 करोड़ रुपए की लागत से 13 MLD STP का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का नवीकरण आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है अनुभव के आधार पर भी अब बन सकेंगे प्रोफेसर। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब बिना एकेडमिक डिग्री भी प्रोफेसर बना जा सकेगा। बस इसके लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इन शिक्षण संस्थानों में बिना शैक्षिक योग्यता के अनुभव के आधार पर प्रोफेसर बनकर 3 साल का सेवाएं दी जा सकती हैं। असाधारण मामलों में इसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। अभी तक प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता के तहत नेट और PhD होना जरूरी है। यूजीसी के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया,
साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट न्यूज है देश में बनेगी राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में एक राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री तैयार होगी जिसमें 10 लाख युवा ब्लड डोनर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस रजिस्ट्री से सभी ब्लड बैंक जुड़े होंगे। सिर्फ एक क्लिक से पूरा ब्यौरा सामने होगा और मरीज को रजिस्ट्री के माध्यम से नजदीकी डोनर की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने युवाओं को ई रक्त कोष से जुड़ने और रक्तदान में भागीदारी की अपील की है। मांडविया शनिवार को एम्स में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्तदान सिर्फ दान नहीं है बल्कि यह दूसरों को जीवन देने का दान है। एक यूनिट ब्लड शायद सरहद पर खड़े एक जवान के काम आ सकता है। देश में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट की जरूरत होती है जबकि करीब 1.25 करोड़ यूनिट ब्लड एकत्रित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर को रक्तदान का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था और ई रक्त कोष पोर्टल के जरिए रक्तदान बढ़ाने का प्रयास शुरू हुआ था। अब ई रक्त कोष राष्ट्रीय पोर्टल बन चुका है। इसके जरिए पखवाड़े भर में 2.5 लाख यूनिट ब्लड एकत्र किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से स्वीडन में चलाई कार। देश में 5G सेवा की शुरुआत शनिवार को हो गई। यह सेवा जीवन के पूरे इकोसिस्टम को बदल देगी। शनिवार को 5G शुभारंभ के अवसर पर इसके कई उदाहरण भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G तकनीक से होने वाले बदलाव का अनुभव लिया। उन्होंने एरिक्सन के स्टाइल पर 5G तकनीक की मदद से स्वीडन में कार चलाई। मोदी जिस कार को चला रहे थे वह उनके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने जियो ग्लास का भी अनुभव लिया। यह ग्लास देखने में धूप के चश्मे की तरह है लेकिन इसकी मदद से बिना मिस्त्री के कार या बाइक तक की मरम्मत की जा सकती है। 2-3 महीने में इस ग्लास को बाजार में उतारा जा सकता है। इस ग्लास में ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी तकनीक है। चलिए नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज है। अमेरिका ब्रिटेन को घेरने की चीन की चाल को भारत ने किया नाकाम। हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की भारत की कोशिशों पर अक्सर चीन की वजह से पानी फिरा है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत ने चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां देने की आकस यानी कि चीन की बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ ब्रिटेन, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय संगठन के निर्णय के विरोध में चीन IAEA में प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रहा था। भारत की कूटनीतिक सक्रियता की वजह से चीन इसमें असफल रहा है और अंततः उसे अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है। कई कूटनीतिक जानकार इसे भारत की अमेरिका व रूस चीन के धुर विरोधी खेमे के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। शुक्रवार को देर रात भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मिशन या परिषद में यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को रूस का भौगोलिक हिस्सा घोषित करने के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा था। इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो भारत ने अमेरिका को चीन के खिलाफ मदद की, लेकिन UNSC में यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने अनुपस्थित रहकर एक बार फिर यह दिखाया कि वह रूस के खिलाफ पूरी तरह से पश्चिमी देशों के खेमे में नहीं जाने वाला है। भारत, चीन, ब्राजील समेत 4 देश अनुपस्थित रहे जबकि 10 देशों ने समर्थन किया। रूस के वीटो करने से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लिहाजा जमीनी तौर पर किसी देश के समर्थन या विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर कोरिया ने फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र की तरफ कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया सेना ने कहा कि प्योंगयांग ने एक ही सप्ताह में चौथी बार मिसाइल लॉन्च कर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरियाई, अमेरिका और जापान की नौसेना द्वारा शुक्रवार को त्रिपक्षीय पनडुब्बी अभ्यास करने और इसी सप्ताह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टोक्यो और सियोल यात्रा संपन्न होने के बाद उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी हैं।
तो ये आज का 2 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।